नमस्कार उदयपुर, आप देख रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर का दृश्य आप देख पा रहे हैं। आइए आज हम मेरे सपनों का उदयपुर पर वार्ता करने वाले हैं। और उदयपुर जैसा कि आप जानते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर में से एक शहर है। उदयपुर मेवाड़ के नाम से जाना जाता है और मेवाड़ आप जानते हैं कि पूरे विश्व का इतिहास एक तरफ और मेवाड़ का इतिहास एक तरफ। यहाँ की झीलें, यहाँ के महल, यहाँ के किले, यहाँ की सरोवरें, यहाँ के डैम, यहाँ के रज और कण में आप देखेंगे तो यहाँ वीरों और सूरवीरों की आपको गाथाएं यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर त्याग और बलिदान की हर एक मिसाइल आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ऐसा ही है एक उदयपुर शहर। उदयपुर शहर से करीब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक आपको विश्व विरासत, विश्व विख्यात महल मिलेंगे। अगर आप बात करें तो चित्तौड़गढ़ की बात करें, आप कुंभलगढ़ की बात करें, हम बड़े बड़े ऐसे किले हैं आज जो विश्व में लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं, उदयपुर शहर को देखने के लिए आते हैं, उदयपुर के किलों को देखने के लिए आते हैं। ऐसा हमारा उदयपुर है। कितनी मुश्किल से, कितनी परिश्रम से राजा महाराजाओं ने ये सुंदर सुंदर जिलों का निर्माण किया और कई महल, कई किले उन्होंने निर्माण किए और उदयपुर के लिए ये आज भी शोभा बढ़ा रहे हैं। उदयपुर की शोभा बढ़ा रहे हैं, राजा महाराजाओं की और नगरवासियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए आज मेरे सपनों का उदयपुर की बात करने के लिए हमारे पास में पूर्व पार्षद साहब, हमारे चंदेल साहब हमारे बीच में मौजूद है। उनसे जानेंगे कि ये उदयपुर कितना अहम शहर है और पूरे विश्व में इसकी ख्याति है। पूरे विश्व के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, हज़ारों लाखों लोग इस उदयपुर में आते हैं। बड़ी बड़ी होटलें, एक पूरे विश्व में इतनी होटलें नहीं होगी जितनी शायद उदयपुर में इतनी महंगी और कीमती होटलें हैं, जिनमें शायद लाखों रुपए से लगाकर हज़ारों रुपए तक की जो है किराया यहाँ पर होटलों का होता है। लोग यहाँ घूमने के लिए, पूरा आनंद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए उदयपुर को छोटा कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें ठंड भी बहुत पड़ती है और उसका लुत्फ़ उठाने के लिए पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ सिर्फ यहाँ पड़ोसी राज्य तो आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पूरे विश्व के लोग आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे। आइए चंदेल साहब का स्वागत है मेरे उदयपुर की इस मेरा उदयपुर कैसा खूबसूरत हो और मेरा उदयपुर, विकसित उदयपुर, सुंदर उदयपुर, मेरे सपनों का उदयपुर में आपका स्वागत है। जी साहब, स्वागत है। नमस्कार, मैं रमेश चंदेल, महंत श्री नाथुदास जी 1008 वार्ड नंबर 2 से पूर्व पार्षद और गौशाला समिति अध्यक्ष हूँ। मैंने अपने पार्षद काल में अपने क्षेत्र और क्षेत्र वार्ड के अतिरिक्त भी दौरा किया है। उस दौरे में मैंने पाया है कि हमारी जनता आज कितनी परेशान रहती है यातायात के दबाव से और अन्य कार्यक्रमों से। तो मेरा एक चिंतन करने पर मैंने एक रास्ता निकाला था। उसमें यह है कि अगर हमारे नगर निगम, यूआईटी और ये जो संस्थाएं हैं, अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये उदयपुर जो सुंदर है इससे भी और सुंदर और अच्छा, स्वस्थ, सुविधाजनक हो सकता है। आज यातायात की इतना दबाव है कि वाहन रेंगते हुए चलते हैं और उस दौरान आपातकालीन स्थिति में जाने वाले रोगियों को और रोगियों के वाहनों को कितनी परेशानी होती है ये आप समझ सकते हैं। वार्ड नंबर 2 के पार्षद के समय मैंने देखा था तो ब्रह्मपुल से चांदपुल तक, जब मैं 5 साल की आयु से या 5 से 10 साल की आयु में, उस समय तांगे चलते थे और साइकिलें चलती थी। ये 2 पहिया वाहनों में स्कूटर वगैरह भी नहीं थे और बहुत अच्छी सुविधा थे। एक प्राकृतिक वातावरण उदयपुर का बहुत ही अति सुंदर था। मैं कहता हूँ मेरे नॉलेज के अनुसार तो कश्मीर से भी बढ़ करके इसको सैलानियों ने महत्व दिया था। उस समय तांगे चलते थे, तांगों में भी इतनी वो भीड़ भाड़ नहीं रहती थी, इतना कुछ नहीं रहता था। हम पैदल पैदल दौड़ते थे, नंगे पैर दौड़ते थे। आज एकदम विपरीत स्थिति ऐसी है कि इतना आधुनिक संसाधनों के होते हुए भी हमारे यातायात की इतनी पीड़ा हो गई। पहले यातायात की हमारे को इतनी दिक्कत नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज यातायात में वो जो मैंने अभी बताया था कि यातायात के दबाव के कारण कई बार आपातकालीन स्थिति में गंभीर घटनाएं घट जाती थी। अब मेरा निवेदन ये है कि इस उदयपुर को और सुंदर कैसे बनाया जाए,
जो हमारे गुलाब चंद जी कटारिया ने बहुत अच्छा हर जगह वो जाते थे तो उनकी नज़र रहती थी और वो बताते कि यहाँ ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। मेरे ख्याल से सुखाड़िया साहब के अधूरे कार्यों को भी उन्होंने पूरा किया। मोहनलाल जी सुखाड़िया ने उदयपुर को बहुत अच्छा बनाया। यहाँ पर वो योजनाओं को लाए, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, ओपन मेल है, इस प्रकार की कई सारी योजनाएं ला करके उन्होंने रोजगार को भी बढ़ावा दिया था। और इसके साथ ही उदयपुर में कहाँ क्या होना चाहिए उन्होंने दिया, जैसे मानसिक वाकल कला का भी उन्होंने उस समय कार्य हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत लेकिन सुखाड़िया साहब के जाने के बाद किसी भी प्रकार के उनके कार्य को तत्कालीन सरकारों ने, तत्कालीन निगम ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। लेकिन हमारे यशस्वी विधायक और गृह मंत्री रहे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने इस उदयपुर पे ध्यान दिया हर बिंदु पर। आज आप देखिए उन्होंने पुरोहितों के तालाब का विकास करवाया, इसी तरह चिरवे के घाटे के ऊपर फूलों की वेली का करवाया, और जहाँ भी वो जाते थे आज जो पार्क बना है इस पार्क में और मानसिक कला के जो 2 गेट खोले हैं उनमें भी कटारिया साहब का योगदान है। मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने अपने इस मेवाड़ भूमि के लिए निस्वार्थ भाव से इतनी सेवा की। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इन लोगों ने जैसे कार्रवाई की, मोहनलाल जी सुखाड़िया के जो अनुयायी बच्चे हैं जो उनको मानते हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों ने तो बुला दिया, लेकिन हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, हम लोग उनको चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उदयपुर के लिए बहुत कुछ किया है और रोजगार बढ़ाए थे। आज मैं आपसे एक अनुरोध और कर रहा हूँ कि यातायात के दबाव के मामले में जहाँ ये मैं बैठा हूँ रानी रोड, इस रानी रोड से हम आगे जाते हैं, पाल को उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया। तो इस कारण से आगे नीमच माता की तरफ जाने वाले या शिल्प ग्राम जाने वाले लोगों को बहुत लंबा चक्कर लगा करके आना पड़ता है। तो मेरे विचार से पहले वहाँ पर गुलाब जी भाई साहब के बोर्ड के प्रस्ताव से हमारे महापुरुषों की मूर्तियों का बनाने का था, लगाने का था, लेकिन उसका विरोध होने के कारण वो काम रुक गया है। तो उसकी जगह मेरा एक छोटा सा प्रस्ताव है, अगर आप लोगों को समझ में आए तो उदयपुर की शान के लिए एक लक्ष्मण झूला की तरफ पुलिया बने, जो पुलिया के यहाँ से रफट के यहाँ से लेकर के आगे नीमच माता के उस छोर तक वो जाए, और उस 2 पुलिया बने, जो एक आने वाली हो एक जाने वाली हो, और ऐसा ना हो तो एक ही पुलिया बने, तो इधर से केवल जाने का रहे और वापस हिल ग्राम से और ग्रामीण क्षेत्र बड़ी वगैरह से आने वाले लोग और रानी रोड के दूसरे रोड से निकले, इधर से 1 वे हो और उधर से भी 1 वे हो। ऐसी सुविधा हो तो आने वाले सैलानियों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी और हमारे को भी अच्छा लगेगा और हमारे उदयपुर की शान बनेगी। इसी तरह जैसे स्वरूप सागर पे भी अभी वर्तमान में भी और पूर्व में भी, जब मैं पार्षद था और उससे पहले भी कई बार वहाँ भयंकर जाम लग जाता है, इतना खतरनाक जाम लग जाता है कि गाड़ियाँ रेंगने लगती हैं। अब ये सैलानियों का सीजन है, इस सीजन में भी यही हो रहा है। कल मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ तो बैठने वाले लोग पहुंच नहीं पाए, क्योंकि समय हो गया था, अंधेरा हो गया, तो आ नहीं पाए और वापस लौट गए। उन्होंने वापस मुझे फ़ोन करके अवगत कराया था, तो मुझे बहुत पीड़ा हुई और उसी पीड़ा के तहत आज मैं आपके चैनल के पास आया हूं और आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपके माध्यम से स्वरूप सागर जहां वो होमगार्ड का ऑफिस है, वहां से लेकर के इधर पूरे स्वरूप सागर के ऊपर विद्युत विभाग का जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ तक एक लक्ष्मण झूला टाइप पुलिया और बने, जिससे कि इधर से आने वाला ट्रैफिक जो अम्बा माता और रामपुरा की तरफ जाता है वो उस पुलिया से निकल जाए और इधर रानी रोड की तरफ आने वाला रानी रोड की तरफ आ जाए, और रामपुरा की तरफ जाने वाले लोग
इधर से भी जा सकते हैं और ट्रैफिक में सुविधा होगी। इसी तरह पूरे स्वरूप सागर से लेकर के तालाब के किनारे किनारे से ब्रह्मपोल मस्जिद तक एक लिंक रोड बने छोटा किनारे किनारे, जिससे कि ब्रह्मपोल वाला ट्रैफिक चांदपोल वाला ट्रैफिक चांदपोल से होता है ब्रह्मपोल निकल जाए, और जो इधर से आ रहा है चेटक सर्कल और आदि इधर से आ रहा है तो वो इस रोड से निकल के चले जाए तो ट्रैफिक का दबाव कम हो सकता है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैं यातायात पुलिस अधीक्षक श्रीमान से निवेदन करता हूं कि आप इसका मौका मुआयना करें कि क्या ऐसी पुलिया बन सकती है और अपना ये प्रस्ताव बन सकती है तो प्रस्ताव मौका मुआयना देख करके राज्य सरकार को अभी भेजें, जिससे कि आचार संहिता लगने के पूर्व निविदाएं हो जाए और जो ही सरकार का गठन हो तो ये कार्य हो सके। इसके लिए मैं आप महापौर जी और उप महापौर जी और नगर निगम आयुक्त और यूआईटी के चेयरमैन इनको भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि सचिव महोदय से यूआईटी सचिव महोदय से भी कि आप मेरे इस विषय पर ध्यान दें और उदयपुर को और कैसे सुंदर बनाया जाए इस पर नित्य प्रतिदिन मंथन करते हुए अपने निर्णय लें। जय भारत, जय मेवाड़। बहुत बहुत धन्यवाद चंदेल साहब का। और जैसा कि आपने बताया कि मेरे सपनों का उदयपुर, धन्य है वो राजा महाराजा, धन्य है उनके कार्यकाल में मंत्री महामंत्री, उस समय के अध्यक्ष, उस समय के तत्कालीन सरदार, धन्य है कि उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा होगा कि जनता को पीने के लिए पानी की किल्लत थी तो कितनी बड़ी सुंदर झील बनाई जिसको आज हम लाइफलाइन कहते हैं। उस जमाने में तो सिर्फ पीने के लिए व्यवस्था की थी, लेकिन आज ये लाइफलाइन बन गई। ये फतेह सागर लाइफलाइन हो गया और वास्तव में फतेह सागर और हमारे यहाँ मेवाड़ में हर 2 कोस पर कोस पे पानी बदले, 5 कोस पर भाषा, ऐसी कहावत थी। तो इन जितनी भी झीलें हैं उन पर अतिक्रमण हो गया है। इस अतिक्रमण का भी नाश होना चाहिए और झीलों को पुनः जीवित करने का भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ। आप देखिए पूर्व में राजा महाराजों के समय पानी की किस तरह किल्लत होने को बचाया जा सकता था। आज आप जाइए सज्जनगढ़ पर एक कुंड बना हुआ है बहुत बड़ा, उस कुंड में बारिश का पानी इकट्ठा होता था और उस पानी को पीने के लिए काम में लिया जाता था। इन झीलों का, फतेह सागर झील का पानी आज भी इस क्षेत्र में पीने के काम आ रहा है। तो इस प्रकार जितनी भी झीलें हैं उन सभी झीलों पर ध्यान दिया जाए। मैं सोचता हूँ फतेह सागर का कुछ भाग अतिक्रमण में हो गया है, जैसे रानी रोड शमशान घाट के पास भी अतिक्रमण हो रहा है, उधर आगे जाके मस्ताना बाबा रोड के पास भी अतिक्रमण हुआ है और होटलें बनी हैं। तो पैसे के लालच को छोड़ करके ये राज्य सरकार के महामंत्री मंत्री जो भी हैं वो सारे इस बात पर ध्यान देकर झीलों को सुरक्षित करने की कृपा करें। यही फिर मेरा अनुरोध है। जय भारत, जय हिंद। जय उदयपुर। मेवाड़ की इस धरती से आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति, शक्ति और संस्कृति में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आज बहुत ही सुंदर विषय लेकर आपके बीच में आए हैं। मेरे सपनों का उदयपुर। मेरे सपने क्या है? मैं जब छोटा था तब मेरे सपने कैसे थे? उदयपुर कैसा था? मैं क्या सोचता था? लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे विचार आए, जैसे जैसे बढ़ते गए, किताबें पढ़ी तो जाना कि पूरे विश्व का इतिहास एक तरफ और मेवाड़ का इतिहास एक तरफ। राजा महाराजा, सेनापति, यहाँ तक कि मेवाड़ के रज रज और कण में कैसे मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीर सपूत इस धरती पे जन्म लिया है। यहाँ के हर एक किले में, यहाँ के हर एक महल में, झीलों में आपको कुछ न कुछ यहाँ पर एक संदेश देखने को मिलेगा, जिसको सुनने के लिए, समझने के लिए पूरे विश्व से लोग उदयपुर को देखने के लिए आते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिनों समय पहले यहाँ एक बहुत बड़ा साख सम्मेलन हुआ था। कई देशों के राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ का आकर संबोधन किया, उन्होंने उदयपुर को देखा। रोडों को कांच की तरह चमका दिया गया था, खाली
ऐसे ऊपर पन्नों में। इतने सुंदर उदयपुर को इतना सुंदर बनाने की जिम्मेदारी तमाम उन नेताओं की थी, उन नेताओं की है जिनको हम बटन दबाकर विधानसभा में पहुंचाते हैं, जिनको हम लोकसभा में पहुंचाते हैं। उनकी जवाबदेही है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उदयपुर को सुंदर बनाए और लोगों को रोजगार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। क्योंकि ये जो क्षेत्र है पूरा आप देखेंगे, उदयपुर अगर क्षेत्र आप देखेंगे तो करीब 200 किलोमीटर का पूरा राउंड हम देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको किले, महल, चाहे जयसमंद हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे चित्तौड़गढ़ हो, चाहे कुंभलगढ़ हो, चाहे परशुराम जी हो, आप तमाम यहाँ पर रणकपुर हो, चाहे यहाँ पर गुजरात की सीमा के ऊपर आप देखें शामला जी मंदिर हो, यहाँ की हर एक चीज़ प्राचीनतम चीज़ है। यहाँ के रज रज और कण कण में इतिहास भरा पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं कहीं न कहीं हमें निराशावादी बना देती है और हमें रोजगार के लिए संबल बनाने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि कचौरी बेचो, समोसा बेचो। अरे बेचें कहाँ? अगर आप जितनी अच्छी सुविधाएं करेंगे, जितनी अच्छी फोर्ट बनाएंगे, जितने अच्छे यहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, अतिथि देवो भव, इस सपने को आप साकार करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान कराएंगे, यहाँ के रोड थोड़े चौड़े करेंगे। क्योंकि उस ज़माने में आप कल्पना कीजिए कि जब उदयपुर बसा था, उदय सिंह जी ने जब इसका नींव रखी होगी, उसके बाद तत्कालीन जितने भी राजा आए थे उन्होंने विकास के पथ पर उदयपुर को सुरक्षित करने में लगे। लड़ाई झगड़े मार गाट इतनी मच जाती थी कि उदयपुर के लोगों को कैसे बचाया जाए, लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, लोगों की जान के लाले पड़ रहे थे उस समय। विकास की बात तो बहुत दूर थी। तो आपकी बात भी करेंगे तो आप कल्पना कीजिए, उस ज़माने में सिर्फ जान बचाने के लिए रोड बनाए जाते थे, गलियां बनाई जाती थी, टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती थी, छोटे दरवाजे रखे जाते थे ताकि आक्रमणकारियों पर हमला कर सके। जान बचाने के लिए उस समय सुरंगें बनाई जाती थी। लेकिन आज हम देखें कि जैसे जैसे शहर बड़ा हो रहा है वैसे वैसे व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। क्यों नहीं आज ये बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही है? आज वो चीज़ें जो ट्रैफिक को प्रभावित कर रही है, शहर पे दाग लगा रही है, उन सारी व्यवस्थाओं को बाहर निकालना की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की है, तमाम उन नेताओं की है जो कर्तव्य पालक है, जिनको हम चुनकर भेजते हैं। उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है कि वो इन व्यवस्थाओं को ठीक करें। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी झीलें, ये हमारी लाइफ लाइन है, ये उदयपुर के लिए पर्यटक देने वाली है। आंकड़ों के अनुसार लेकर करें तो शायद करोड़ों रुपए की आमदनी ये फतेह सागर झील सरकार को दे रहा है, नगर निगम को दे रहा है। और न जाने कितने ही लोग यहाँ पर अपना रोजगार व्यवसाय कर रहे हैं और खुद को भी संबल बना रहे हैं, अपने परिवार की खुशियों की हर पूर्ति यहीं से कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन के अधिकारी और नेतागण अगर आज ध्यान नहीं देंगे, उस ज़माने में तांगे चलते थे, कच्चा रोड था, वो समय बीत गया, आज पक्का रोड बन गया, व्हीकल चल रही है, गाड़ी चल रही है। लेकिन ये उदयपुर इतना छोटा है, इतना छोटा ये झील है फतेह सागर की कि आने वाले समय में अगर हम शनिवार को हम यहाँ दौड़ देखते हैं तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती, रविवार को देखें तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। इसी स्थिति यहाँ पर है। हमारे बीच में पूर्व पार्षद साहब है जिन्होंने एक सपना देखा, मेरा उदयपुर, मेरा सुंदर उदयपुर, मैं क्या कर सकता हूँ। लोगों ने बेखौफ ऐसे आज्ञामान व्यक्ति को चुनकर नगर निगम में भेजा, जाइए हमारे लिए व्यवस्था की, जाइए हमारे लिए रोड बनाइए, जाइए हमारे लिए नाली अच्छी कीजिए, जाइए हमारे उदयपुर को सुंदर बनाइए। जिन मेंबर्स को भेजा जाता है उन मेंबर्स का कर्तव्य क्या है, उनका दायित्व क्या है, वो क्या करेंगे वहाँ जाकर। आपके कार्यकाल में जितनी ऊर्जा थी उस समय आपने खर्च की होगी, आपके जितने काम रुके होंगे वो भी आपने किए होंगे। लेकिन आज संदर्भ दूसरा है, आज चैलेंज कुछ अलग है। आज धरती अपना बीज खाने लगी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कौन कर रहा है कब्जे, ये कौन आसपास में अतिक्रमण कर रहा है। अपने ही तो लोग कर रहे हैं, कोई पराया नहीं है बाहर से, कोई इंग्लैंड से नहीं आया है, कोई अमेरिका से नहीं आया है, हमारे ही अपने लोग। आपने सुना होगा कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री ठाकुर अमरचंद बड़वा जी ने पूरे शहर को सुरक्षित करने के लिए दीवार बनाई थी और वो दीवार इतनी मोटी थी, शायद आपने भी देखी होगी उस समय, और वो दीवार इतनी मोटी थी, कितने साल उसको लगे होंगे बनाने में। नगर निगम गठित होने के बाद से पहले भी उस दीवार को लुप्त कर दिया गया। आज उस दीवार के कोई अवशेष मात्र दरवाजे रह गए। अगर हम इसी प्रकार से अगर हमारे अपने ही शहर को लुप्त करते जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। अब वक्त आ गया है
कि ओल्ड सिटी को ओल्ड रहना देना चाहिए और उसको हमें बाहर मकान बनाने चाहिए, बाहर निकलना चाहिए शुद्ध। और पहले हम सब शहर में ही रहते थे, फिर हम बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद अगर शहर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ऐसा नहीं हो फिर हम अंदर हो जाएं। तो बाहर इतना अच्छा सुंदर बनाएं कि लोग कहे, उदयपुर में जो भी लोग आए, पर्यटक आए, वो कहे कि वाह क्या हमारा शहर है, क्या खूबसूरत शहर है, क्या अच्छा शहर है। हमारे जिलों के आसपास में उस ज़माने में ईंटों के भट्टे हुआ करते थे, चारों ओर यहाँ से ईंटें पकती थी और फिर शहर बनने के लिए हो जाती थी। रोड की हम बात करें, जिसको हम एकलव कॉलोनी के नाम से जानते हैं, उस तरफ भी बहुत ईंटों के भट्टे थे, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। उनका पुनर्वास नहीं हुआ तो वो इतने दूर चले गए, जितने दूर गए उतनी महंगारत बढ़ी है। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि उदयपुर को, मेरे सपनों का उदयपुर कैसे बनाएं, इस उदयपुर को और कैसे सुंदर बनाएं, उसके लिए हमारे साथ में आज बहुत ही महंगे मेहमान इस उदयपुर के जनप्रतिनिधि भी हैं, अच्छे नागरिक भी हैं। आइए उनसे थोड़ा मुखातिब होते हैं। जो बातें मैंने कही है वो कितनी सत्य है, कितनी अच्छी है, कितनी गलत है, आप इसका विश्लेषण करके हमें ज़रूर बताएं कि आखिर क्या आप सोचते हैं, क्या आप उदयपुर में देखते हैं। जी सर, नमस्कार। आपने वजह फरमाया, अच्छा फरमाया, आपका जो विचार है बहुत अच्छा लगा। मेरा एक निवेदन है, हमारे राजा महाराजा वीर तो थे ही लेकिन दयावान भी थे। आप देखिए प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप ने केवल गौ माता को बचाने के लिए निशस्त्र एक सिंह से सिंह भिड़ गया था और उस गौ माता को बचाया था। आज इसके विपरीत स्थिति है, पशु पक्षी भी परेशान है और उदयपुर की सुंदरता पहाड़ियों से भी है, लेकिन होटलें बनाने वाले, अतिक्रमण करने वाले बुलडोजर चला चला करके आज की पहाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जो प्रकृति से भी खिलवाड़ है। पैसा कमाना है सरकार को तो और भी रास्ते हैं, पहाड़ियों को काटने से रोकना चाहिए। जितनी पहाड़ियाँ कटेगी, जितने झीलें भरी जाएगी, झीलों का क्षेत्रफल घटाया जाएगा, उतना ही इंसान को भविष्य में जाकर के इसका दंड भुगतना पड़ेगा। प्रकृति से सामंजस्य करना हमारा सबका कर्तव्य है। जहाँ जिस क्षेत्र में पहाड़ी को भूमाफिया काट करके होटल बना रहे हैं, उन पर सरकार ही नहीं, पुलिस ही नहीं, हम सारी जनता का भी दबाव होना चाहिए और हमें उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। देखिए, आप निडर होकर के उनका सामना कीजिए। गोली लगेगी, एक बार मरेंगे, 1000 बार नहीं मरेंगे, लेकिन देश के लिए और राष्ट्र के लिए हम कुछ कर जाएंगे। हमारा वो होगा कि हमने देश के लिए कुछ किया है, इस मानव जन्म को सार्थक किया है। इसके साथ ही साथ मंदिरों की, और चाहे वो कोई भी धर्म हो, उस धार्मिक स्थानों की भी रक्षा होनी चाहिए, धर्म की भी रक्षा होनी चाहिए। और राजा महाराजाओं के टाइम में जब महिलाएं मातृशक्ति निकलती थी बाजार से तो निर्भय होकर के घूमती थी, आज इसके विपरीत स्थिति है। इस स्थिति को सुधारने के लिए प्रशासन को, पुलिस विभाग को, राज्य सरकार को, जनता को मिलकर के ऐसे लोगों के विपरीत कार्रवाई करनी चाहिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। उनकी संपत्तियों का और उनके लोगों का, यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा जिन जिन के पास उनका पैसा पहुँचता है, 2 नंबर का पैसा पहुँचता है उनके रिश्तेदारों को, उनको भी कवर करना चाहिए, उनसे भी वसूलियाँ होनी चाहिए। आज मेरे सपनों का उदयपुर इस प्रकार का उदयपुर हो कि चाहे कितना भी गहना पहन करके अगर मातृशक्ति निकले तो वो उसको किसी प्रकार का कोई संकट नहीं हो। आज छोटी छोटी बच्चों के साथ कुकर्म हो रहे हैं और पिछले 5 सालों में तो इससे ज़्यादा बढ़ गए थे, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं पुनः आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि हम केवल मात्र पुलिस प्रशासन पर ही आधारित नहीं रहे, हम भी कुछ करने की कोशिश करें। अपने लिए तो हर कोई जीता है, औरों के लिए तो वो जीवन है। क्या बात, बहुत बड़ी बात। इसलिए हमें अपने राष्ट्र, सबसे पहले राष्ट्र, फिर अपना प्रांत, फिर अपना शहर और फिर अपना घर,
अगर ये भाव हमारे में आ जाए, जैसा कि डॉक्टर हेडगेवार जी के थे, डॉक्टर थे वो चाहते थे तो डॉक्टरी कर सकते थे, अपना भी क्लिनिक चला सकते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके राष्ट्र और देश को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए एक संगठन को खड़ा किया है। वो संगठन पूर्ण रूपेण परित्याग करके आज देश में कार्य कर रहा है और उसी आधार पर कार्य हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब जो कर रहे हैं, आज इन्होंने दिखा दिया है कि भारत विश्व गुरु था। हमने सुना था, देखा नहीं, लेकिन आज देख रहे हैं पूरा विश्व योग कर रहा है। और जहाँ जाओ संसार की समस्याओं को सुलझाने के लिए मोदी जी को याद किया जा रहा है। ये एक यदा ये धर्म से ग्लानिर्भवति भारत वाला जो श्लोक है गीता जी का, और मैं सोचता हूँ कि श्री भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि ये आया है। इसको आप संबल प्रदान कीजिए, इसका साथ दीजिए, इसके साथ खड़े रहिए, बाकी ये पूरा सब कुछ देख लेगा। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन साहब का। हमारे चैनल पे बहुत लंबा देखो आपने इंटरव्यू भी दिया, बहुत ही अच्छा दिया है। तो बहुत ही सुंदर विचार आपके अभिव्यक्ति आपने की है उदयपुर के मेरे सपनों का उदयपुर। और मैं भी चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि आइए सब मिलकर उदयपुर शहर को नहीं पूरे भारत को ऐसा देश बनाएं कि लोग दुनिया से घूमने के लिए यहाँ आए, यहाँ की संस्कृति देखें, यहाँ की भाषा देखें, यहाँ की परंपरा कल्चर, जैसा कि शिल्पग्राम में हर एक झांकियाँ आपको देखने को मिलती है, उसी प्रकार का मेरे सपनों का भारत और मेरे सपनों का उदयपुर शहर बनाएं। और हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार हो, हर व्यक्ति संपन्न बने, हर व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन जिए, ऐसी मैं कल्पना करता हूँ, ऐसी मैं आशाएं करता हूँ। और उन नेताओं से भी आग्रह करता हूँ जिनको हम चुनकर भेजते, आइए अपना फर्ज निभाइए, अपना कर्तव्य को पूरा कीजिए। महीना होते ही मोटी गड्डी उठाने की कोशिश मत कीजिए। जिन्होंने हमने आपको अमूल्य वोट देकर भेजा है, सदन में भेजा है, हमने आपको विधानसभाओं में भेजा है, हमने आपको नगर निगम में भेजा है, आप अपने कर्तव्य और अपने दायित्व का निर्वाह पालन कीजिए। हर व्यक्ति से अच्छी बात कीजिए, चाहे दुश्मन भी क्यों नहीं हो उसको भी गले लगाइए, प्रेम से लगाइए, और इस उदयपुर के नहीं इस भारत के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अभी हम खड़े हैं उदयपुर के अरावली वाटिका फतेह सागर जाने वाले रोड के यहाँ पर खड़े हैं, और आपको बता दें कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है ट्रैफिक का दबाव यहीं पर रहता है। शाम को 4 बजे के बाद जो है यहाँ पर ट्रैफिक शुरू हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी दोपहर का समय है और अभी इतना ट्रैफिक है। 4 बजे से लगाकर शाम को 8 बजे तक यहाँ पर इतना जाम लगता है कि लोग कई मिनटों कई घंटों तक परेशान रहते हैं। तो ट्रैफिक का दबाव यहाँ इतना रहता है कि शाम को शायद पैर रखने की जगह नहीं मिलती, लोग परेशान होते हैं क्योंकि रोड बहुत छोटा है। जैसा कि आपको विदित होगा कि ये रोड करीब 100 फीट से भी ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन यहाँ बहुत कम चौड़ाई होने से और ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा, क्योंकि फतेह सागर जाने वाले टूरिस्ट भी इधर ही आते हैं, शिल्पग्राम जाने वाले टूरिज़्म भी इधर ही आते हैं, और गाँव की ओर पलायन करने वाली बसें जो ग्रामीण बसें हैं वो भी यहीं से जाती है। तो कुल मिलाकर हम देखें कि यहाँ ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है। प्रशासन ने क्या तैयारियां करनी चाहिए ताकि ये ट्रैफिक का दबाव थोड़ा सा कम पड़े, ताकि यहाँ लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं करनी पड़े। कोई भी व्यक्ति शाम को जब आता है तो ये परेशान हो जाता है कि यार यहाँ पर काला कमाड़े के दोनों काले कमाड़ों के बीच में फतेह सागर रोड पर जाम लगा होगा, तो परेशान हो जाते हैं। तो उनकी परेशानी ख़त्म कैसे की जाए। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि एक गाड़ी घूमती है तो दूसरी वहाँ पर जो है रुकना पड़ता है। हमारे बीच में पूर्व पार्षद साहब है, रमेश जी चंदेल साहब हमारे बीच में हैं, जो कि एक जिम्मेदार व्यक्ति भी है और नगर में आप पार्षद भी रहे हुए हैं, इसके साथ ही विभिन्न पदों पर भी रहे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आप सदस्यता कई पदों पर भी रहे हैं। आप क्या सोचते हैं कि आपका ये खूबसूरत शहर कैसा होना चाहिए, इसकी यातायात व्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है, क्या सुझाव है आपके, क्या कहना कुछ चाहते? नमस्कार, मैं रमेश चंदेल, शासन आप सभी उदयपुर शहरवासियों का और आज पधारे हुए सैलानियों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने यहाँ उदयपुर में आकर के हमारे उदयपुर की शोभा बढ़ाई है। साथ ही आपका सबको धन्यवाद है। आज आप देखिए ये जो मुख्य मार्ग है, यहाँ से शिल्पग्राम और फतेह सागर की ओर जाने वाले वाहनों को
शाम को तो इतनी भीड़ रहती है कि उनको रेंग करके चलना पड़ता है। और इसी तरह यही मार्ग जाड़ोल फलाशा की तरफ हमारे गांव की तरफ जाता है। तो इस दबाव को कम करने के लिए हम शहरवासी और हमारे राजनेता, हमारा प्रशासन क्या कर सकता है, इस पर मंथन करना चाहिए। राजा महाराजाओं के समय में जो ये बने हैं, आप ये देखिए आनंद भवन है, सर्किट हाउस है उधर, और ये जो वाटिका है अरावली वाटिका के नाम से प्रसिद्ध है। इधर आप देखिए झील से झील को जोड़ने के लिए यहाँ पुलिया बनी है, ये पुलिया बनी हुई है जिससे स्वरूप सागर को और फतेह सागर को जोड़ा गया। इसी प्रकार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का भी सपना था कि नदियों को जोड़ा जाए। इस प्रकार हम अपने झीलों को साफ करते हुए ये कोशिश करें कि अधिक से अधिक हम नदियों को जोड़ते हुए झीलों में पानी लाएं। मानसिक अला वाला पानी आ रहा है, इससे फतेह सागर अब सूखेगा नहीं, ऐसा हमारे पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान के महामहिम गुलाब जी कटारिया ने भी बहुत प्रयत्न किया और उनके प्रयत्नों से आज पानी आ रहा है। और इसी को प्रारंभ किया था मोहनलाल जी सुखाड़िया ने, लेकिन इसको मूर्त रूप दिया था गुलाब सिंह जी कटारिया ने। आइए हम इस पर विचार करें कि ये मार्ग को किस तरह चौड़ा किया जा सके जिससे कि यातायात का दबाव कम हो। आप देखिए इस झील के किनारे किनारे अगर पिलर बना करके एक सड़क बनाई जाए जिसे आगे ले जा करके ब्रह्मपोल मस्जिद तक ले जाया जाए, तो ग्रामीण क्षेत्र में जाने वाले जो पब्लिक है, जो लोग हैं, उनको सुविधा रहे और हमारे लोगों को भी सुविधा रहे। रामपुरा की तरफ और आगे की तरफ जाने वाले सारे लोगों को सुविधा रहे। और इस झील की सुंदरता को कैसे बनाया जाए, इसके लिए झील के किनारे किनारे बड़े बड़े ये पिलर बना करके और उधर कचरा डालने वालों को रोका जाए और CCTV कैमरे लगाए जाए जिससे कि कचरा डालने वाले को पकड़ा जाए और उनके लिए सजा का प्रावधान रखा जाए। ये पुलिया है, अभी ये पुलिया बहुत संकड़ी है, तो प्रशासन और अधिकारी और नेता लोग इसको देखें किस तरह थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया जाए, तो रामपुरा साइड जाने वाले और सिल्क ग्राम और फतेह सागर की तरफ जाने वाले लोग उधर चले जाएंगे, बाकी के लोग इधर से जा सकते हैं। इस पुलिया को चौड़ा किया जाए और जहाँ तक हो सके इस रोड को भी चौड़ा किया जाना चाहिए। और किया भी जा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ कर भी रहे। हाँ, ये कुछ काम चालू भी है वर्तमान में जो कार्य चल रहा है, तो इसी के अनुरूप आगे इस पुलिया को इतना ही चौड़ा कर दिया जाए, ये जो घुमावदार है इसको तोड़ करके और पुलिया बना दी जाए। ये रोड, अगर ये रोड चालू होता है तो कौन कौन से लोग जाने वाले लोगों को फायदा हो सकता है? इस मार्ग के चालू होने से, इस सड़क के चालू होने से, चालू तो है, उदयपुर शहर से ग्रामीण क्षेत्र जाड़ोल फलाशिया नाई बूचड़ा की तरफ जाने वाले लोगों को और उनके वाहनों को अच्छा सा मार्ग मिले। और इसके साथ ही शहर के अम्बा माता क्षेत्र, कहाँ ये रोड कहाँ तक प्रभावित हो रहा है? आपको लग रहा है कि यहाँ ज़्यादा प्रभावित है, अम्बावगढ़ ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, उसके बाद अम्बा माता रोड चौड़ा है पूरा आगे जाके? ये रोड अम्बा यहाँ से लेकर के अम्बा माता मंदिर तक प्रभावित है। क्यों? नवरात्र के समय में भी यहाँ दबाव बना रहता है, तो इस पर गहनता से विचार होकर के इसको चौड़ा किया जाना चाहिए। इसी तरह जब नई पुलिया की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो उसको भी चौड़ा न जाने कितने ही साल हो गए उस पुलिया को, लेकिन नाम उसका नहीं है अभी तक। हाँ, उसका इसी नाम से पहचानी जाती है वो, और नई पुलिया के नाम से पहचानी जाएगी, क्योंकि एक बार जिसका नाम स्थापित हो गया तो हो गया। हाँ, ये आपका विचार अच्छा है, हमारे किसी महापुरुष के नाम से अगर इस पुलिया को कर दिया जाए, और इसका भी आज क्षतिग्रस्त हो रही है, जगह जगह खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उसे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। और जो पार्षद महोदय है उनसे भी मेरा विनम्र प्रार्थना है कि मैं नहीं कर सका, आप करिए, और आप करेंगे तो अच्छा लगेगा और आपका जनता के प्रति अच्छा वो बनेगा, जनता आपके लिए अच्छा सोचेगी,
और वो सोचेगी कि आप पूर्व में वापस पुनः उन्हीं के पार्षद बने। जैसा कि मैं सोचता हूँ, आज मैं अपने वो क्षेत्र में जाता हूँ तो मेरे कुछ महानुभाव हैं जो कहते हैं, तब मैं उनसे हंस करके बोलता हूँ कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं होता तो मैं निश्चित रूप से करता, और जब आप अगर ऐसा मौका देंगे तो मैं पुनः करने की कोशिश करूँगा। और मेरे जो पार्षद भाई जितने भी हैं उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करना हूँ, आप जितना जनता के बारे में सोच सकते हैं सोचें, और जितनी जनता को सुविधा देना चाहें, दिलवाना चाहें, आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश चंदेली साहब हमारे साथ में आए, बातचीत की, और जैसा कि आपको विदित है कि आइए मिलकर सब अपने को उदयपुर को खूबसूरत बनाएं और यातायात प्रभावित मुक्त बनाएं, ताकि ये कोई परेशान ना हो, कोई रोड पे जाने वाले लोग दुखी ना हो। यहाँ पर बहुत शाम को ट्रैफिक का दबाव रहता है, इसीलिए ये सोशल स्टोरी आपको बना के प्रस्तुत की जा रही है, जिसके माध्यम से आप ये एहसास कर सकते हैं उदयपुर में ट्रैफिक का दबाव कितना है। और ये मार्ग अगर अच्छा होता है, खुला होता है, तो उसके बाद में हाँ ट्रैफिक का जो दबाव है वो कम हो जाएगा, और शाम को जाने वाले लोगों को घंटों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो अपने घर आराम से पहुंच सकते हैं, अपने दफ्तर जा सकते हैं। सुबह शाम होने वाला दबाव भी कम हो जाएगा। तो सभी इस विषय पर विचार करें, बताना हमारा कर्तव्य है, करना न करना ये प्रशासन का। आइए अपन पार्टी से ऊपर उठकर और मानवता की ओर बढ़ें, और इस खूबसूरत रोड उदयपुर को और खूबसूरत कैसे बनाएं। लोग जब भी आए कहे क्या सुंदर शहर है, क्या सुंदर व्यवस्थाएं यहाँ पर है। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ लोग तारीफ़ करें। तारीफ़ तो उदयपुर की होती है, लेकिन डबल तारीफ़ करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आइए प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, इस ट्रैफिक के दबाव को कम करके लोगों को राहत पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।